दिस इज अंगद आर्यन और आप देख रहे हैं चैरिटी पीसीएस। भाई लोग, ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि ARAO असिस्टेंट रेवेन्यू एंड अकाउंट ऑफिसर ARAO की जो वैकेंसी है वो बहुत जल्द आने वाली है। और ये वैकेंसी आपके सामने हो सके मई लास्ट में या जून फर्स्ट वीक में दिख जाए। और दिखने के साथ ही आपका ये पेपर जो है इसका पहले से फिक्स है 27 जुलाई। तो जो लोग ये सोच के चल रहे होंगे कि 27 जुलाई को पेपर नहीं होगा, वो अपने आप को भ्रम में डाल रहे हैं, क्योंकि पेपर 27 जुलाई को ही होगा। और दूसरा जो मैं अब बता दूं अपने बारे में कि हम लोग बहुत पहले से, जैसा कि मैं अनाउंस कर चुका हूं कि मेरा बैच भी हो गया है, उसमें अच्छा खासा एडमिशन भी हो गया है, लेकिन वो स्टार्ट नहीं हुआ है। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जा रही है, लेकिन मैं बहुत जल्द मैक्सिमम 1 से 2 दिन के अंदर वो बैच स्टार्ट हो जाएगा। और कुछ वीडियोज़ आप लोगों को, चूँकि जो मुझे रोज़ रोज़ फ़ोन आ रहा है जो आप लोगों का इंक्वायरी वाला, उस इंक्वायरी के फ़ोन में आप लोग पूछ रहे हैं डेमो वीडियो। मैं टीम से बात किया, उन लोगों ने बोला कि मैक्सिमम 4 से 5 वीडियो आप लोगों का कुछ अच्छा सा टॉपिक जो रहेगा वो आप लोगों का ऑनलाइन डाल दिया जाएगा, वहीं आप लोगों का डेमो वीडियो हो जाएगा, ठीक है। और बाकी मैक्सिमम 1 या 2 दिनों के अंदर आप लोगों का बैच स्टार्ट होने जा रहा है। अभी भी देखिए, बैच स्टार्ट होने के पहले फ़ीस अभी हम उसका इतना रखे हैं, ठीक है। लेकिन जैसे ही बैच रन होगा और भीड़ बढ़ेगी और वैसे ही ये फ़ीस हो जाएगी ये। तो अभी भी 1-2 लोग जो, मतलब कुछ जो 1-2 नहीं, मतलब जो लोग भी अभी हिचकिचा रहे हैं कि एडमिशन क्या ले कि नहीं ले, तो उन लोगों को बता दे रहा हूँ कि अभी ये मौका है, आप एडमिशन ले लीजिए। नहीं तो फ्यूचर में ये जो है बहुत महंगा हो जाएगा। क्योंकि करना मुझे ये है कि जो सी, मतलब आज 21 हो गया है, 22 से भी ले, मैं पहले ही प्रॉमिस कर दिया हूँ कि 10 दिनों के अंदर जब भी बैच स्टार्ट होगा, 10 दिन के अंदर 60 to 70% आपका टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक आपको देख रहे हैं, जो प्रिंसिपल्स नहीं है, इम्पोर्टेंट का मतलब है जितनी थियरी है और कॉन्सेप्ट है, थियरी और कॉन्सेप्ट वाले जो टॉपिक हैं, वो सारे टॉपिक आपका 10 से 15 दिन के अंदर ख़त्म कर दिए जाएंगे। और साथ ही जो लोग एडमिशन ले लिए हैं, टॉपिक ख़त्म होगा, ठीक है, टॉपिक ख़त्म होगा। और टॉपिक ख़त्म होने के साथ ही साथ आप लोगों का टेस्ट सीरीज़ भी रन करने लगेगा उसी में, ठीक है। हर टॉपिक का मैक्सिमम 100 से 200 क्वेश्चन आप लोगों का मिनिमम ये 400 से 500 भी हो सकता है, ठीक है। ये आपका तैयार करके रखा गया है। टॉपिक स्टार्ट होता जाएगा, पढ़ाया जाएगा आपका, फिर उसके बाद PDF आपको देते जाएंगे। तो ये होता रहेगा। तो आप लोग से यही है कि जो लोग भी एडमिशन नहीं लिए हैं वो लोग तुरंत एडमिशन ले लें 1-2 दिन के अंदर, जब तक बैच रन नहीं हो रहा है। क्योंकि बैच रन होते ही कोई कुताही नहीं बरती जाएगी। मैंने बहुत सारे लोगों का इसमें भी एडमिशन लिया है, इतने पर भी एडमिशन लिया है, सॉरी, इसमें इतने में एडमिशन लिया है बहुत सारे लोगों का। कुछ लोगों का इस पे भी एडमिशन लिया गया है। ये लिबरल हम लोग तभी तक हैं जब तक बैच ऑन ग्राउंड नहीं जा रहा है। बैच जैसे ही आपका ऑनलाइन जाएगा, कुछ भी नहीं उसमें मरम्मत की जाएगी, ठीक है। ओके, चलिए हम टेस्ट स्टार्ट करते हैं। कल टेस्ट नहीं गया, आज हो सके हम 2 टेस्ट आप लोगों को दे दें, ठीक है। तो लगातार आप लोग रोज़ 1-2 टेस्ट, कम से कम 15-20 क्वेश्चन देते रहेंगे, तो अगले 40 दिन में आपको, 40 दिन में 20 यानी कि 1500 से 1600 क्वेश्चन तो ऐसे ही आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। और ये सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, और इन क्वेश्चंस के साथ में एक टॉपिक के साथ में आपको कम से कम 4 से 5 से 7 क्वेश्चन बताता हूँ, यानी कि 1500 नहीं, ये 2500 से 3000 के आसपास क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मैं आप लोगों का बैच स्टार्ट नहीं हुआ है, तो सिंपल क्वेश्चन आप लोगों को दे रहा हूँ। जैसे ही चीज़ें रन होंगी, कॉन्सेप्ट बड़े लेवल पे जाने लगेगा, तो जो हम लोगों का क्रिएटिव टीम के द्वारा बनाए गए क्वेश्चंस हैं, वो क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे और बहुत ही हेल्दी तरीके से आपको समझाया जाएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय का प्राकलन के गणना, प्राकलन का मतलब गणना किसके द्वारा किया जाएगा? योजना आयोग नहीं, सांख्यिकी संस्थान नहीं, NSSO के द्वारा, ठीक है। NSSO के द्वारा, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा राष्ट्रीय आय का गणना किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, ये देखिए, ये सिंपल है, क्योंकि पहले दिन बताया था आप लोगों को ना कि पहला वीडियो ही मेरा जाएगा
कि अर्थशास्त्र क्या है, अर्थव्यवस्था क्या है, उसका प्रकार क्या है, उसका क्षेत्र विस्तार क्या है, उसके परिभाषा के क्रम में कौन अर्थशास्त्री किस प्रकार का परिभाषा दिए हैं, मतलब जो मिसेस जॉन रॉबिन्सन ने क्या बोला है, कल्याण का विज्ञान किसने कहा है, धन का विज्ञान किसने कहा है, इस टाइप से भी प्रश्न आ जाते हैं कभी कभी स्टेटमेंट बेस्ड। तो ये सारी चीज़ें पहले वीडियो में जाएंगी। दूसरा वीडियो जो जाएगा वो नेशनल इनकम का जाएगा, राष्ट्रीय आय का जाएगा। और ये राष्ट्रीय आय और राष्ट्रीय आय लेखांकन का वीडियो जो है, इस टॉपिक में आप लोगों का 30-40 मिनट का करीबन 4-5 वीडियो हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही बृहद कॉन्सेप्ट है और इससे क्वेश्चन भी आता है। तो ये टॉपिक आपको बेहतरीन तरीके से पढ़ा के और 2005 टॉपिक आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा दिया जाएगा, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि कैसे पढ़ाया जा रहा है आपको। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं कि कैसे पढ़ाएंगे आप, जिस तरह से आप क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं उसी तरह पढ़ाएंगे या वाइट बोर्ड पे आकर के पढ़ाएंगे, किस तरह से पढ़ाएंगे। तो मैं वाइट बोर्ड पर ही आके पढ़ाऊँगा, वाइट बोर्ड का ही वीडियो बन चुका है, एडिट वगैरह हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें आपको वहीं से मिल जाया करेंगी, ठीक है। दूसरा हम लोग आइए चलिए, ये सब चीज़ें तो इन्फॉर्मेशन की हो गई। पहला ये दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, बंद अर्थव्यवस्था क्या है। कनेक्टिविटी के आधार पे हम देखते हैं कि अर्थव्यवस्था दो प्रकार की होती है, एक ओपन इकोनॉमी होती है और एक क्लोज इकोनॉमी होती है। देखिए 1990 के पहले इंडिया भी क्या था, क्लोज इकोनॉमी। क्लोज इकोनॉमी का मतलब क्या है कि जो भी हम प्रोडक्शन कर रहे हैं उसका प्रोडक्शन का जो कंजप्शन है हम अपने डोमेस्टिक लेवल पे कर ले रहे हैं, घर में ही कर ले रहे हैं। मान लीजिए कुछ भी उत्पादित किए, हम उसका खा पी के बचा लिए, हम उसका एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हैं और ना ही एक्सपोर्ट कर रहे हैं, यानी कि ना ही हम आयात कर रहे हैं, निर्यात कर रहे हैं, और ना ही हम इंपोर्ट कर रहे हैं, यानी कि अपना सामान कहीं बाहर भेजे हुए हैं। तो मान लीजिए इंडिया हो गया ये, तो इस तरह से गोल घेरे में है, न इससे सामान कहीं बाहर जा रहा है, ना बाहर से सामान अंदर आ रहा है। तो ये क्या बोली जाती है, क्लोज इकोनॉमी बोली जाती है, ठीक है। तो क्लोज इकोनॉमी का मतलब है आयात निर्यात इसमें बंद होता है। अब देखिए इंटरनेशनली अगर हम एग्जांपल लेना चाहें तो अब दुनिया में कोई ऐसा इकोनॉमी नहीं है, देश का, दुनिया का कोई भी ऐसा देश नहीं है अब जो कि क्लोज इकोनॉमी के दायरे में आता हो। लेकिन अमेरिका आपको भी पता होगा कि दुनिया का सबसे ताकतवर देश है और उसके पास अभी उसकी जो इकोनॉमी है वो अप्रोक्स $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। दूसरे नंबर पे चाइना की है, 18 से $19 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। भारत की अप्रोक्स $3.75 ट्रिलियन यानी कि 5वीं नंबर की इकोनॉमी है। हमारे पहले जर्मनी है जो चौथे नंबर की इकोनॉमी है, वो 5 पॉइंट समथिंग की इकोनॉमी है। तो इस प्रकार से देखेंगे कि कोई भी दुनिया में अब कोई भी देश ऐसा नहीं है कि मतलब क्लोज इकोनॉमी हो। लेकिन अमेरिका क्या है ना कि अमेरिका ऐसा देश है ना कि बहुत डिफरेंट देश है। अभी आप लोगों ने भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान भी देखा होगा कैसे बिना मतलब का बकर बकर किए जा रहा था ट्रम्प। तो इस प्रकार की जो इकोनॉमी को मतलब कह सकते हैं ना कि ये अमेरिका अपने हिसाब से पूरी दुनिया को चलाने का प्रयास करता है, हालांकि चलाता भी है। तो वो जिस देश से उसका बनता नहीं है उस देश पे क्या करता है, वो सैंक्शन लगा देता है। और सैंक्शन लगा देता है तो जैसे मान लीजिए ईरान पे सैंक्शन लगा हुआ है, तो ईरान से बहुत हद तक कुछ लोग सामान नहीं खरीदेंगे, ईरान जिससे सामान खरीदेगा, और ईरान से न कुछ सामान खरीदेगा न बेचेगा। दूसरा एक देश है रूस, उस पर भी बहुत सारा सेंक्शन लगाया है, लेकिन रूस भी इकोनॉमी तीसरा देश है नॉर्थ कोरिया, ये तो इस पर तो सेंक्शन लगना ही चाहिए। तो ये नॉर्थ कोरिया जैसे देश हैं जो कि मतलब क्लोज इकोनॉमी तो नहीं है लेकिन इन पे सेंक्शन लग गया है, तो ये पूरी तरह से इनका इकोनॉमी ओपन नहीं है। कुछ हद तक इनकी इकोनॉमी क्या हो गई है, क्लोज इकोनॉमी हो गई है, बंद इकोनॉमी हो गई है, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें हैं, इसको आप देख लीजिएगा। तीसरे नंबर पर हम लोग देखते हैं, तीसरे नंबर पे क्या है कि निम्नलिखित में से किसने मानव विकास सूचकांकों की संकल्पना को विकसित किया था। देखिए महबूबुल हक हैं ये, 1990 के आसपास इन्होंने किया था, और ये इसके सहयोगी कौन थे, अमर्त्य सेन थे, ठीक है। HDI का संकल्पना, तो ये HDI 1990 में हुआ था, और इसको प्रसारित कौन करता है, UNDP करता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। और किसी भी देश के अंदर उसकी जो स्थिति क्या है, उसकी जो ह्यूमन डेवलपमेंट, मानव विकास कैसा है, मानव विकास का मतलब जो लोग नागरिक रह रहे हैं मानसिक और शारीरिक रूप से उनका विकास कैसा हुआ है, वो कुपोषित हैं कि नहीं है, शारीरिक रूप से सुदृढ़ है कि नहीं है। क्योंकि देखिए ह्यूमन डेवलपमेंट ही किसी देश की नींव होती है, क्योंकि अगर ह्यूमन डेवलपमेंट नहीं होगा, किसी देश के लोग अगर तंदुरुस्त नहीं होंगे मानसिक रूप से, तो वहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं होगा, और रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं होगा किसी देश में, इनोवेशन नहीं होगा किसी देश में, नई तकनीक नहीं आएगी, तो वो देश विकसित
नहीं करेगा। तो मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ होना हर व्यक्ति का अधिकार है और ज़रूरत भी है देश की। नेक्स्ट है, यदि कोई ये है कि यदि कोई दी हुई समयावधि में कीमत तथा मौद्रिक आय दोनों दुगनी हो जाए तो वास्तविक आय भी क्या हो जाएगी? वास्तविक आय कोई बताए? वास्तविक आय भी आधी रह जाएगी। ठीक है, वास्तविक आय, इसको हमें बाद में जब समझाऊंगा इस टॉपिक को, कंज्यूमर बिहेवियर वगैरह जो है और मॉनेटरी पॉलिसी वगैरह, तो उसमें इसको बहुत बेहतरीन तरीके से समझाएंगे। यहाँ अगर समझा भी देंगे तो आपके ऊपर से बाउंस कर जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं टॉपिक। 4 हो गया, 5वां, ये देखिए, ये आसान आसान क्वेश्चन आपको इसीलिए दे रहा हूँ कि देखिए, विकास के आधार पर नहीं, विचारधारा के स्तर पे 3 प्रकार के होते हैं। एक पूंजीवादी विचारधारा होता है, यानी पूंजीवादी प्रकार का देश अर्थव्यवस्था होता है। एक सामाजिक अर्थव्यवस्था होता है, समाजवादी। और तीसरा एक अब मिश्रित होता है, जिसमें दोनों गुण पाए जाते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था में। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट है वो किसके पास है, मतलब उस पर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में पूंजी मतलब पूरी की तरफ जो कंपनियां हैं उन पे नियंत्रण रहता है। देश में कंपनियों का नियंत्रण और पूंजी का संचय क्या है, एक पर्सनल व्यक्ति यानी कि किसी व्यक्ति विशेष के पास, उद्योगपति के पास रहता है। जैसे भारत में कौन है, मुकेश अंबानी टाइप के लोग हैं, वहीं पूरे देश को चला रहे हैं इस टाइप में, और उनके सिस्टम पे कब्जा है, इकोनॉमिकल व्यवस्था पे कब्जा है। तो ये पूंजीवादी देश जो यूएसए है उसमें आप देख लीजिए, जोस बेजोस हो गए, एलन मस्क हो गए, ये सब बहुत शक्तिशाली। एलन मस्क तो इस समय प्रेसिडेंट के बाद दूसरे नंबर का शक्तिशाली इंसान है। तो ये पूंजीवादी देश में होता है। दूसरा सार्वजनिक क्षेत्र देश में होता है। तो सार्वजनिक देश का मतलब ये है, सार्वजनिक लेवल का व्यवस्था इकोनॉमिकल ये है जिसमें समस्त कार्यबल के या अर्थव्यवस्था के समस्त कार्यबल पे सरकार का कब्जा होता है। ठीक है, सब कुछ निर्धारण किसके द्वारा, सरकार के द्वारा होगा। मतलब कहाँ कौन सी फैक्ट्री लगेगी, फैक्ट्री किस प्रकार से उत्पादन करेगी, मतलब सब कुछ नियंत्रण सरकार के पास होता है। और ये देखिए रसिया है, ये समाजवादी व्यवस्था में कुछ हद तक अब वो भी पूंजीवादी होता जा रहा है। पूंजीवादी व्यवस्था साम्यवादी या समाजवादी व्यवस्था नॉन एग्जिस्टेंस टाइप के चल रही हैं। और तीसरा मिश्रित होता है कि जहाँ पे सार्वजनिक क्षेत्र भी होते हैं और निजी क्षेत्र भी होते हैं। इसको हम लोग मिश्रित करते हैं। तो सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का सहअस्तित्व जो होता है तो इसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, और ये कौन सा होता है, मिश्रित अर्थव्यवस्था में भारत इसी में आता है। इस प्रकार 5 का ए हो गया। छठे नंबर पे आ जाइए। छठे नंबर का मतलब है हिंदू वृद्धि दर। ये देखिए, हिंदू वृद्धि दर जो है ना, ये राष्ट्रीय आय से संबंधित है। देखिए हुआ क्या था, 1980 से 90, 80-85 था शायद, 80-85 से 90 के दशक में क्या है कि भारत की जो ग्रोथ रेट, अभी भारत की ग्रोथ रेट 6 पॉइंट समथिंग चल रहा है, लेकिन उस समय अटक गया था 3.5 पे। क्या हो गया था, इन 5-7 सालों में 3.5 पे अटक गया था, इससे आगे ही नहीं बढ़ रहा था 85-90 में। तो एक अर्थशास्त्री थे जिनका नाम था राजकृष्णन। क्या नाम था उनका, अर्थशास्त्री का नाम था राजकृष्णन। ठीक है, तो राजकृष्णन ने एक कॉन्सेप्ट दिया और उस कॉन्सेप्ट को कहा कि भारत की जो भाग्यवादी, हिंदू भाग्यवादी विचारधारा है, ये सब लोग मान के, हिंदू लोग मान के बैठ जाता है कि हमारे जो भाग्य में है वही मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार की जो कॉन्सेप्ट भारत में लागू हो गया था, तो इसी के तहत उन्होंने दे दिया। इस शब्द का सर्वप्रथम जो व्याख्या था वो राजकृष्णन के द्वारा किया गया था। और हिंदूवादी जो ग्रोथ रेट है, हिंदूवादी वृद्धि दर की जो अवधारणा है वो किसके द्वारा दिया गया, तो राजकृष्णन के द्वारा दिया गया। ठीक है, और इसका संबंध किससे है, तो राष्ट्रीय आय से है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अमर्त्य सेन की दृष्टि में अधिकता का क्षमता से क्या सम्मिलन है। देखिए, अधिकता का क्षमता के साथ जो सम्मिलन है का मतलब ये हुआ कि इन्होंने हेल्प किया था HDI बनाने में। ठीक है, महबूबुल हक के साथ ये भी थे, दोनों लोग मित्र थे, बहुत अच्छा हिंदुस्तानी पाकिस्तानी अर्थशास्त्री। तो इसमें जो है कंडीशन वो ये था कि क्या क्या होना चाहिए, अधिकारिता का क्षमता का सम्मिलन में क्या क्या होना चाहिए, किसी भी व्यक्ति के अधिकारिता में क्या क्या इंक्लूड कर देना चाहिए। तो जीवन का पोषण इम्पोर्टेंट है, आत्मसम्मान इम्पोर्टेंट है,
स्वतंत्रता इम्पोर्टेंट है। इन्होंने शिक्षा के अधिकार को नहीं डाला था, हालांकि डालना चाहिए था बाद में। इनके हिसाब से अगर ज़रूरी नहीं कि जो शिक्षित व्यक्ति है वही ज़िंदगी में बहुत कुछ अच्छा कर सके, और बहुत सारे एग्जाम्पल भी है, इनका भी लॉजिक अच्छा है। क्योंकि आप देखेंगे कि जितने कम पढ़े लिखे लोग होते हैं इस समय, देखिए उद्योग में बहुत अच्छा कर रहे हैं लोग, ज़रूरी नहीं कि पढ़ा लिखा। आप राष्ट्रपति का पद देख लीजिए, राष्ट्रपति के पद के लिए ये अनिवार्य नहीं है प्रधानमंत्री के राष्ट्रपति कि वो व्यक्ति पढ़ा लिखा हो तभी जाके वो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बने, किसी भी पद के लिए अनिवार्यता नहीं है ये। तो ये माना गया कि पढ़ाई इंपॉर्टेंट नहीं है, बिना पढ़े लिखे भी बुद्धि का विकास हो सकता है और व्यक्ति ऊंचाई छू सकता है। तो इन्होंने इसी आधार पर इसको दिया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 8वां, सार्वजनिक निर्माण विभाग। ये किस वर्ष स्थापना की गई? 1854 में। और सार्वजनिक निर्माण विभाग के समय आप देखेंगे लॉर्ड डलहौजी का नाम आप लोग सुनेंगे जो इकोनॉमिक्स पढ़े होंगे। लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में, लॉर्ड डलहौजी का कार्यक्रम 1848 से 56 था शायद, आप लोग देख लीजिएगा, और 54 में ये स्थापना हुआ था। और इसका जो सार्वजनिक विभाग का जो उद्देश्य था, ये सड़क बनाने का था, उसके अलावा फिर पुल बनाने का था, ठीक है, बुनियादी ढांचा जो है नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर जिसे बोलते हैं, तो बुनियादी ढांचे को मजबूत करने का जो कॉन्सेप्ट था लॉर्ड डलहौजी के काल में था। ये तो 1854 में किया गया था। इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछता है बार बार। 9वां नंबर पे आ जाइए। 1867-68 के दौरान प्रति व्यक्ति आय थी यह प्रचल, ये आप दादा भाई नौरोजी जानते होंगे आप लोग, ग्रैंड ओल्ड मैन भारत के, और इन्होंने ब्रेन ड्रेन थियरी दिया था एक बार। ब्रेन ड्रेन थियरी का मतलब ये है कि भारत में लोग पढ़ते हैं लेकिन काम कहाँ करने जाते हैं? अमेरिका में। तो जितना प्रतिभा पलायन, ब्रेन ड्रेन को हिंदी में कहते हैं, तो जितना भारत में IIT IIM बनती है, यहाँ लोग मेहनत करके इतना डिग्री हासिल करते हैं, लेकिन उसका उपभोग कौन उठाता है? अमेरिका उठाता है। तो भारत का प्रतिभा का पलायन हो जाता है। ब्रेन ड्रेन थियरी जो दिए थे वो कौन दिए थे? दादा भैरोजी। और इन्हीं ने 1920 रुपये का पहली बार राष्ट्रीय आय की गणना किए थे। अनुमानित वो किसके द्वारा किया गया था? दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया था। 10वां नंबर देख लेते हैं। देखिए 10वां नंबर में है कि मानव विकास सूचकांक के अंतर्गत साक्षरता दर जन्म के समय आयु संभावित था। ये देखिए थोड़ा सा टेक्निकल है, इसको हम बाद में समझाएंगे जब आप लोगों को नेशनल इनकम समझा रहे होंगे तो, क्योंकि ये बाउंस हो जाएगा अभी अगर समझा देंगे तो, ठीक है। नेक्स्ट तो B हो जाएगा इसका। तीसरा है HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है। इसमें कौन सा चीज़ शामिल नहीं है? जीवन प्रत्याशा शामिल है, वास्तविक प्रतिवर्ती आय शामिल है, प्रौढ़ शिक्षा शामिल है, सामाजिक असमानता। भाई समाज की जो असमानता है वो भी भारत की, वो नेक्स्ट लेवल है बॉस, ठीक है, नेक्स्ट लेवल है एकदम। तो अभी भी आप देख सकते हैं कि भारत की जो सबसे बड़ी समस्या है वो सामाजिक असमानता है, ठीक है। तो ये आप लोग देख लीजिएगा। 11 नंबर, 12 नंबर देखते हैं हम लोग कि भारत की राष्ट्रीय आय की गणना होती है। भारत के राष्ट्रीय आय की गणना होती है, मैं ऊपर ही बताया कि राष्ट्रीय NSSO के द्वारा होता है, NSSO के द्वारा। तो 12 नंबर इसका हो गया, ठीक है। 13 नंबर देखते हैं हम लोग। एक मिनट, सबसे ज़्यादा पैसा देने वाला कौन सा है? ये प्राथमिक क्षेत्र आप लोग जानते हैं, द्वितीय मैन्युफैक्चरिंग हो, एग्रीकल्चर हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, ये पब्लिक सेक्टर, ये सर्विस सेक्टर जो हो गया, सेवा क्षेत्र, डॉक्टर, इंजीनियर, IAS IPS, ये सब लोग। तो सबसे ज़्यादा योगदान कौन देता है? सर्विस सेक्टर। अभी मैं आपको दिखाया ना कि आपका ह्यूमन रिसोर्स यानी कि मानवीय संसाधन शरीर के ऊपर यानी गर्दन के ऊपर वाले हिस्से से जो काम करता है ना, 2 प्रकार के लोग होते हैं। एक शरीर के पूरे हिस्से से काम करने वाले लोग, मिश्रित या मजदूर वर्ग, और गर्दन के ऊपर वाले यानी कि बुद्धि से काम करने वाले लोग, ये हो गए। तो ये ऐसी, इसी को ह्यूमन रिसोर्स बोलते हैं, HR बोलते हैं, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स। तो इसका आपका किसी भी देश में आप सिंपल से जान लीजिए कि तृतीय क्षेत्र का मतलब कि ह्यूमन रिसोर्स, मानवीय श्रम, ठीक है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि मान लीजिए अमेरिका, मान लीजिए अफ़गानिस्तान है, अफ़गानिस्तान में बहुत प्लेटिनम, जर्नियम, जर्कोनियम सब प्राप्त हो गया, ज़मीन के नीचे गड़ा पड़ा है, लेकिन अफ़गानिस्तान के पास ह्यूमन रिसोर्स है ही नहीं, उस प्रकार के न टेक्नोलॉजी है और ना ही उस प्रकार के काम करने वाले लोग हैं, कामगर यानी कि ह्यूमन रिसोर्स है, न इंजीनियर हैं, न उस प्रकार के लोग हैं। तो ये जर्मोनियम, जर्कोमियम, प्लेटिनम, लेथिनम सब तो पड़ा रहेगा ना ज़मीन के अंदर, खुद तो कोई दूसरा देगा आएगा, चीन आएगा
खो देगा, 10 रुपया इनको देगा, 90 रुपये का सामान लेके चला जाएगा, शोषण करके चला जाएगा आपका प्राकृतिक संसाधन और वो उपभोग कर लेगा। तो ये व्यवस्था हो सकता है, ठीक है। तो या भारत में तीसरा नंबर सबसे ज़्यादा कौन देता है? तृतीय क्षेत्र देता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है 13 के बाद 14 नंबर, विकास प्रक्रिया अपनी प्रकृति में ही संबंध उछालो या डिसकंटिन्यूस जंप्स की श्रृंखला, यह विचार किसका है? ये क्या है? रोजेस्टीन रोडान का है। आप फ्यूचर में जब पढ़ेंगे ना तो इनको बहुत एक बार ट्रिकल डाउन थियरी, ट्रपकन सिद्धांत का नाम सुने होंगे आप लोग। ये ट्रिकल डाउन थियरी भी इन्हीं के द्वारा दिया गया था, रोजेस्टीन रोडान के द्वारा। तो विकास प्रक्रिया अपनी प्रकृति से ही असंबद्ध उछालों की श्रृंखला है। अपनी प्रकृति से ही असंबद्ध उछालों की प्रक्रिया है, ये किसने कहा था? रोजेस्टीन रोडान ने कहा था। 15वां नंबर देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित 20वीं शताब्दी में आरंभ में नील की खेती का ह्रास हुआ। नील के उत्पादों में अत्याचारी, इससे कोई लेना देना नहीं है। नई खोजों के कारण विश्व बाजार में अलाभकर होना, इसका भी कोई मतलब नहीं। हाँ, इसी का मतलब है, ठीक है, इसी का मतलब नई खोजों के कारण, यानी कि नील की खेती पहले क्या होता था? एग्रीकल्चर बेस्ड था, ठीक है, भारत में भी या दुनिया में हर जगह एग्रीकल्चर बेस्ड था। लेकिन क्या हो गया? मशीन बन गया और मशीन बनने के बाद से केमिकल वाला नील बनने लगा, और जब केमिकल वाला नील बनने लगा ना तो भारत में नील की खेती ह्रास हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, बस इतना ही था। देखिए एक बार और आप लोगों को बता देते हैं कि जो भी चीज़ें चल रही हैं इस लेवल पे वो बहुत जल्द और तेज़ी से चलती रहेंगी, ठीक है। आप लोगों को परेशान नहीं होना है। और मैक्सिमम मैं आप लोगों को बता दूं कि मैक्सिमम 2 से 3 दिनों के अंदर चीज़ें और रनवे पे आ जाएंगी। जो 1-2 जा रहा है वो 2-2 3-3 जाने लगेगा, 3-3 4-4 वीडियो एक दिन में जाएगा और चीज़ें बहुत जल्द आप लोगों की ख़त्म कर दी जाएंगी। तो अंतिम एकदम धारे चल रहा है, एकदम अंतिम चरण में आप लोग चल रहे हैं। और मैं गारंटी लिया हूँ ना कि मई चल रहा है ना, जून 20 तक आपका 90% सिलेबस आपका ख़त्म कर देंगे। मई लेके 20-22 जो भी चल रहा है, जून 20 तक आपका 90% सिलेबस ख़त्म कर देंगे। और जो 90% सिलेबस ख़त्म होगा तो इतना मान लीजिए कि आपका जो 10% बचेगा वो चलता रहेगा, ठीक है। और आपका 25 जुलाई छोड़िए, आपका जुलाई 1 या 2 तारीख तक आप टनाटन हो जाएंगे पेपर देने के लिए। वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए